गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके टाइटल को पढ़ लेते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब ज़मीन तोड़ना, ठीक है, ग्राउंड को तोड़ना, ठीक है। जो एडिटोरियल आपका है वो ऑन राम टेम्पल भूमि पूजन। राम टेम्पल जो आपका राम मंदिर है उसके भूमि पूजन पे आपका एडिटोरियल है। जो अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था उसके ऊपर आपका एडिटोरियल। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब ज़मीन तोड़ना, मतलब यहाँ पे जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो भूमि पूजन को ही बताता है। अगर इंग्लिश में अपने बात करें तो ग्राउंड ब्रेकिंग भूमि पूजन को कैसे बताता है कि जैसे मान लीजिए जब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अपने स्टार्ट करते हैं, कोई मकान वगैरह बनाते हैं, तो उससे पहले क्या किया जाता है, थोड़ा गड्ढा खोद कर उसमें एक ईंट रखी जाती है नीम की फॉर्म में। वो भूमि पूजन की फॉर्म में उस ईंट की पूजा करके जो ईंट अपने धर्म में, हिंदू धर्म में रखी जाती है, वो होता है आपका भूमि पूजन। तो उसको ग्राउंड ब्रेकिंग भी बोल देते हैं इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट करें। एज द राम टेम्पल गैट्स अंडर वे। जैसे कि राम टेम्पल है, गैट्स अंडर वे। अंडर वे का मतलब जो प्रोग्रेस में है, प्रगति पर है। डज गेट अंडर वे को प्राप्त करता है, मतलब राम टेम्पल, राम मंदिर क्या है, अभी क्या है, प्रगति में है। जैसे कि राम टेम्पल प्रगति में है। इंडिया मस्ट पुट द पास्ट। इंडिया को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए पास्ट। पास्ट का मतलब जो पास्ट है, पुराना। ऑफ ए कॉम्युनल स्ट्रगल बिहाइंड। कहाँ पे रखना, पीछे रखना चाहिए। किसका पास्ट है, कॉम्युनल स्ट्रगल, जो संघर्ष चल रहा था, किसका, सांप्रदायिक, जो अपने सामुदायिक फॉर्म में बात करें ऐसे जो संघर्ष, स्ट्रगल, जो चुनौती थी, उसको क्या करना चाहिए, पीछे रख देना चाहिए। जैसे कि राम मंदिर बन रहा है तो इंडिया को जो पुरानी बातें उनको भुला देना चाहिए, ऐसे इसने बात की है। तो अब स्टार्ट करें यहाँ पे। तो स्टार्ट करें तो क्या बोलेगा, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। द भूमि पूजन, बात हो रही है किसकी, भूमि पूजन की, ठीक है। द भूमि पूजन और या द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, या इसका नाम दे सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, समारोह। फॉर किसके लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए, फॉर निर्माण। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके लिए, आपका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किसके लिए, निर्माण के लिए। ऑफ किसका निर्माण, ऑफ आपको क्वेश्चन पूछना अपने आप समझ में आएगा। ऑफ ए ग्रैंड टेम्पल, ग्रैंड का मतलब बहुत बड़ा, भव्य मंदिर। फॉर किसके लिए, मंदिर किसके लिए, फॉर लॉर्ड श्री राम इन अयोध्या। कहाँ पर, अयोध्या में, मतलब अयोध्या में लॉर्ड भगवान श्री राम के लिए जो भव्य मंदिर का जो निर्माण है, उस निर्माण के लिए जो भूमि पूजन या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, उसकी कोई ना कोई बात यहाँ पे हुई है। ऑन वेनसडे, ऑन वेनसडे, वेनसडे का मतलब वेनसडे को, बुधवार को। मार्क्स, वो मार्क करता है। डज मार्क, डज मार्क का सब्जेक्ट क्या निकलेगा यहाँ पे, देखें अपने यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढते हैं इसका। वेनसडे को खा गया आपका, ऑन खा गया, अयोध्या को इन खा गया, लॉर्ड श्री राम फोर के साथ चले गए, ए ग्रैंड टेम्पल ऑफ खा गया, कंस्ट्रक्शन को फोर खा गया। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी या जो भूमि पूजन है वो इसका क्या है, सब्जेक्ट है। सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक, मतलब दोनों सेम ही नाम है, दोनों का क्या है, नाम सेम ही है, ठीक है। भूमि पूजन, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक ही चीज़ होती है। तो वो उसका सब्जेक्ट है जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे डज मार्क, वो मार्क करता है, इशारा करता है, संकेत करता है किसका, एन एंड, एक समाप्ति का, एंड ए बिगिनिंग, और एक शुरुआत का। तो यहाँ पे अपने बात करें तो वो किसका मार्क करता है, एक तो एंड का और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की क्या करता है, मार्क करता है। वट, जो या क्या। इट एंड्स, क्या ये एंड करता है, जो ये एंड करता है। तो इट एंड्स वट, इट का मतलब ये सेरेमनी, इट एंड्स वट। बैक रिफ्लेक्शन सेकंड सब्जेक्ट क्लोज टाइप बोल सकते हो। वट इट एंड्स, ये क्या एंड करता है, समाप्त करता है। एंड वट इट बिगिंस, और क्या ये शुरू करता है। कैन बोथ बी इंटरप्रेटेड, कैन बोथ, दोनों के दोनों इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, बखान किया जा सकता है। इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों में उनका बखान किया जा सकता है। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो व्हाट इट एंड्स, क्या ये खत्म करता है, एंड व्हाट इट बिगिंस, और क्या ये स्टार्ट करता है। कैन बोथ, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, कैन का, कैन बोथ किसका, कैन का सब्जेक्ट क्या है, एक तो ये फर्स्ट वाला वट है और एक सेकंड वाला वट है। तो वट क्या करता है, पूरे सेंटेंस को क्या बना देता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है इसके। कैन तो प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए कैन ही आता है। अगर यहाँ पे डू डज होता तो यहाँ पे क्या लगता है, आपका डू लगता, ठीक है। अगर अपने बात करते तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल में बात करें तो ये प्लूरल जाता। व्हाट इट एंड्स, ये क्या एंड करता है और क्या ये स्टार्ट करता है। कैन बोथ बी इंटरप्रेटेड, दोनों के दोनों क्या किए जा सकते हैं, इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, बखान किया जा सकता है। इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, कैन का सब्जेक्ट, ये दोनों बातें होगी, ठीक है। क्या स्टार्ट कर रहा है, क्या एंड कर रहा है, वो बात अलग अलग वे में आप उसका वर्णन कर सकते हो। हाउ, कैसे। इंडिया कलेक्टिवली, कलेक्टिव फॉर्म में, इंडिया कैसे कलेक्टिव फॉर्म में, कलेक्टिव ना सामूहिक रूप से। मैक्स डज मेक का सब्जेक्ट इंडिया है। हाउ
कैसे इंडिया कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से मैक्स बनाता है, मीनिंग बनाता है, अर्थ बनाता है, आउट ऑफ इट, इससे बाहर, मतलब क्या अर्थ निकालता है, सामूहिक रूप से इंडिया क्या अर्थ निकालता है। विल डिफाइन, वो डिफाइन करेगा, वो बताएगा, दर्शाएगा। द फ्यूचर जो भविष्य है, ऑफ द कंट्री का, हेयर ऑन का मतलब इस पॉइंट से। तो विल का सब्जेक्ट अपने बात करें तो क्या होगा, ये पूरी बात होगी कि इंडिया कैसे कलेक्टिव सामूहिक रूप से कैसे मीनिंग निकालता है इस बात का। जो मतलब ये सेरेमनी वगैरह जो हुई है कि क्या एंड हुआ है, क्या शुरू हुआ है, इसको मतलब बहुत सारे तरीकों से इसका डिफरेंट तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं, अलग अलग वे में इसको बता सकते हैं। और कैसे इंडिया इसका मीनिंग लेकर आता है, कैसे मीनिंग लेकर आता है, सामूहिक रूप से सब मिलकर कैसे मीनिंग लेकर आते हैं। तो ये चीज़ है वो डिपेंड करेगी किस पे, कैसे मीनिंग लेकर आता है, ये पूरी बात डिपेंड करेगी, वो पूरी बात डिफाइन करेगी किसको, फ्यूचर को डिफाइन करेगी। तो पूरी बात के लिए विल आपका यूज हुआ है अब से, ये बात इसने बोली। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वन व्यू इज दैट, एक जो व्यू है मतलब जो अभी बातें हुई थी उसका वन व्यू, एक दृष्टिकोण की अगर अपने बात करें, एक मत की बात करें, इज का सब्जेक्ट वन व्यू है। इज दैट की तीन वर्किंग होती है, की, जो, वह। तो सबसे पहले अपने वर्किंग लेकर चलेंगे की, अगर की वाली सेट ना हुई तो वह और जो वाली देखेंगे। वन व्यू इज दैट की राइजिंग राम टेम्पल, राइजिंग का मतलब उभरता हुआ, बढ़ता हुआ, जो आपका सामने आता हुआ उभरता हुआ राम मंदिर है। तो राइजिंग यहाँ पे देखें तो राम मंदिर कैसा है, उभरता हुआ, कैसा, इसका मतलब एडजेक्टिव। आईएनजी दिखती है आपको, चार वर्किंग दिखेगी, क्या क्या वर्किंग दिखेगी, एक आपको दिखेगा मैन एक्शन, तो मैन एक्शन होगा नहीं क्योंकि इससे पहले द वगैरह लगा हुआ है, तो मैन एक्शन तो ये नहीं है, मॉडल वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद में आपका ये हो सकता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव बिल्कुल सही जा रहा है। क्लोज यहाँ पे होता, क्लोज या जेरेंट तो तीर लगता कि राम मंदिर को बढ़ाया जा रहा है, राइज किया जा रहा है किसको, राम मंदिर को, लेकिन ये तो बोल रहा है कि बढ़ता हुआ राम मंदिर है। तो राम मंदिर कैसा है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। सिग्निफाइज का मतलब डज सिग्निफाइज संकेत करता है, कौन, राइजिंग राम टेम्पल संकेत करता है, डज सिग्निफाई का सब्जेक्ट क्या है, राइजिंग राम टेम्पल। तो दैट यहाँ की तरह यूज हुआ है क्योंकि वह होगा नहीं, क्योंकि वह होता तो अगर वह राइजिंग राम टेम्पल होता तो द नहीं होना चाहिए, क्योंकि द ने राइजिंग राम टेम्पल को अलग कर दिया। दैट वह की तरह होता तो इंडिकेशन के लिए उसे कुछ नाउन वगैरह चाहिए, तो वो इसको नहीं मिला, जो वो ये होगा नहीं क्योंकि इसके बाद में कोई मॉडल वगैरह नहीं है, सेंटेंस टाइप नहीं है, तो ये की तरह ही है। तो वन व्यू जो है वो क्या है कि द राइजिंग राम टेम्पल सिग्निफाइज, जो उभरता हुआ जो राम टेम्पल है वो सिग्निफाई करता है, संकेत करता है, द एंड समाप्ति को, ऑफ किसकी, परसिव्ड ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान, अवमानना की, परसिव्ड का मतलब देखा गया, ऑफ द हिंदूज, किसका, हिंदूज की, हिंदुओं का जो अपमान है देखा गया, जो अपमान है, जो पीछे से चला आ रहा है अपमान है, उसके एंड को सिग्निफाई करता है कौन, आपका राम टेम्पल। ठीक है, एक व्यू तो ये है। एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फेज, और बिगिनिंग को, एक नए फेज, नए चरण की जो बिगिनिंग, शुरुआत, ऑफ देयर पॉलिटिकल एसिडेंसी का मतलब प्रभुता। ठीक है, किसी चीज़ का प्रभुता होना मतलब किसी के ऊपर अपने बात करें तो वर्चस्व होना, उसका मतलब स्ट्रेंथ की फॉर्म, पावर होना, किसी एक पर्सन के दूसरे पर्सन के ऊपर पावर हो, कंट्रोलिंग हो, तो उसको उस पर्सन का प्रभुता बोलते हैं। ठीक है, ऑफ देयर पॉलिटिकल, देयर किसके लिए यूज है, हिंदूज के लिए यूज है। तो एंड का रिफ्लेक्शन अपने ढूंढे तो क्या, कहाँ से मिलेगा, सिग्निफाइज के बाद में मिलेगा, कैसे कि एक व्यू क्या है कि राइजिंग जो टेम्पल है, राइजिंग राम टेम्पल है, मंदिर है, राम मंदिर है, वो सिग्निफाई करता है क्या, ह्यूमिलेशन, जो हिंदुओं का अपमान है उसका तो एंड, उसकी तो समाप्ति का सिग्निफाई करता है, उसका संकेत करता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताता है, इंगित करता है जो राम टेम्पल है, और नए फेज की शुरुआत को सिग्निफाई करता है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से जाए, सिग्निफाइज के बाद से जाएगा। क्लियर है? आगे बात करें, द अदर इज दैट, दूसरा ये है कि वन व्यू तो ये है कि राइजिंग टेम्पल है वो क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, हिंदुओं का जो अपमान है उसका एंडिंग कर रहा है और स्टार्टिंग कर रहे हैं नए चरण की, मतलब उनकी जो राजनीतिक प्रभुता को सामने लेकर आ रहा है। और दूसरा क्या, द अदर इज दैट, दूसरा ये है कि इट डिनोट्स, ये डिनोट करता है, इंगित करता है, इशारा करता है, बताता है, द एंड ऑफ स्ट्राइफ, किसको, एंड ऑफ स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब जो विवाद, झगड़ा, गड़बड़ है, उसके एंड को, दैट सैकल्ड, जिसने सैकल कर दिया था, सैकल का मतलब बेड़ियों में जकड़ दिया था, हथकड़ी वगैरह लगा देना, सैकल्ड इंडियाज पोटेंशियल फॉर डिकेड्स, सदियों के दशकों के लिए, कई दशकों के लिए, 10 साल का एक डिकेड होता है, कई दशकों के लिए इंडिया के सामर्थ्य जो पावर, उसको क्या कर दिया था, सैकल, उसको जकड़ लिया था, उस स्ट्राइफ का एंड को डिनोट करता है,
एंड हेराल्ड्स, हेराल्ड्स का मतलब डज हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब घोषणा करना, बताना, संकेत करना। हेराल्ड्स ए न्यू डॉन, डॉन का मतलब होता है उदय, आरंभ, एक नई शुरुआत। ऑफ फ्रेटर्निटी, किसकी, भाईचारे, फ्रेटर का मतलब सिबलिंग को बोलते हैं, फ्रेटर्निटी भाईचारे की। अमंग, बीच में, किसके बीच में, रिलीजियस कम्युनिटीज, जो धार्मिक समुदाय है उनके बीच में जो क्या है, नई जो शुरुआत है किसके, भाईचारे की, उसको क्या करता है, वो इंगित करता है, उसका संकेत करता है, उसकी घोषणा करता है। एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहां से जाएगा, डज हेराल्ड है तो इसको तो चाहिए सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट इसको मिलेगा, देखो डिकेड्स तो इसको मिल नहीं सकता, 4 के साथ गया, ठीक है। एंड मतलब एक और उसके साथ सेंटेंस होना चाहिए, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो क्या है, यूज किया हुआ, मतलब किस तरीके से एंड के साथ है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में यूज करना है, मतलब एक और वहां पे सेंटेंस होना चाहिए और एक ये सेंटेंस जुड़ेगा। कैसे, 4 डिकेड्स, तो यहाँ पे ये तो कोई पहले से इसके पास कोई सेंटेंस नहीं है। उसके बाद में इंडियाज पोटेंशियल को सैकल्ड का तीर लग गया, तो इसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, एंड के साथ तो नहीं बनेगा क्योंकि डायरेक्ट सब्जेक्ट चाहिए था ना, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हो सकता था। अब दैट को देखते हैं, दैट जिसने सैकल कर दिया, और एक क्या करता है, जिसने इंडिया के पोटेंशियल को तो सैकल कर दिया, बेड़ियों में जकड़ दिया, और नए जो शुरुआत है उसको क्या करता है, उसकी घोषणा करता है। तो यहाँ पे हमने बात करें कौन, ये दैट किसके लिए यूज हुआ है। अब मुझे ये बताओ, इंडिया की जो पावर है उसको खराब किसने किया, स्ट्राइफ, उस विवाद ने किया ना, जिसको उसने खत्म किया है, जो विवाद खत्म हुआ है उसी ने किया, जो स्ट्राइफ, जो झगड़ा था, विवाद था, उसी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जो विरोध है, विवाद है, उसने इंडिया को जकड़ दिया, और जो विरोध है वो भाईचारा पैदा कर सकता है क्या, विरोध भाईचारा पैदा नहीं कर सकता, इसका मतलब दैट के बाद में रिफ्लेक्शन है नहीं है। समझ में आ रही है, दैट के बाद में रिफ्लेक्शन नहीं है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। थोड़ा मेरे गले में आज थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉम्प्रो करके चलना आप लोग, ठीक है, थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा कॉम्प्रो करके चलना। समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आपको क्लियर है, साउंड क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है गले के अंदर, तो थोड़ा सा कॉम्प्रो करके चलना। तो यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ पे जो आपका स्ट्राइप के बाद तो वैसे ही नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्राइप तो ऑफ के साथ चला गया, क्योंकि हेराल्ड से डज हेराल्ड है, तो उसे फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए जो किसी के साथ शेयर करे, एंड है इसलिए शेयर करेगा, चाहिए तो फ्रेश ही ना, तो स्ट्राइप को ऑफ खा गया, एंड है वो डिनोट्स के साथ चला गया, तो इट के बाद से जाएगा, बिल्कुल से इट के बाद से चेक करते हैं। द अदर इज दैट, दैट की तरह वर्क कर रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा जो आपका व्यू है वो क्या है कि इट डिनोट्स, ये एंड को तो डिनोट करता है, और इट हेराल्ड्स, और एक जो नई शुरुआत है उसकी क्या करता है, ये घोषणा करता है, ये बात इसने बोली है। तो रिफ्लेक्शन आपका इट के बाद से एंड का रिफ्लेक्शन जाएगा। मतलब क्या बना कि यहाँ से बहुत सारे अपने जो इंटरप्रेट करने के तरीके थे, वहां पे उसने बोला कि एक व्यू तो क्या है कि राम टेम्पल है, जो राम मंदिर का जो निर्माण है वो क्या करता है, जो हिंदुओं का जो अपमान था उसको खत्म करता है और उनके लिए नए पॉलिटिकल वे को तैयार करता है। दूसरा अपने बात करें तो एक जो विवाद था, जो दशकों से इंडिया को क्या जकड़े हुआ था, बहुत टाइम से चल रहा था, वो विवाद क्या हो गया, एंड कर दिया, और नई भाईचारे की शुरुआत इसने की है। ये दूसरा तरीका हो सकता है, ठीक है, मतलब नया भाईचारा, मतलब सब अब मिलजुल कर रहेंगे, जो पास्ट गया वो गया। जैसे हिंदू मुस्लिम का केस था ये, ठीक है, यहाँ पे बाबरी मस्जिद बताते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, ठीक है, तो बाबरी मस्जिद बोलते हैं बाबर ने बनाई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री को जाकर देखो, विकीपीडिया वगैरह कर लेना आप, अयोध्या जो डिस्प्यूट है या बाबरी मस्जिद के बारे में, तो उसके जो अपने जैसे 14 से के अंदर जैसे बाबर ने बनवाई थी ऐसे बोला जाता है, लेकिन 1634 तक, 1634 तक, तो जब तक जो जितने भी इतिहासकार वगैरह हिस्टोरियन, जो इंग्लिश हिस्टोरियन, डच हिस्टोरियन वगैरह जितने भी हैं, उन्होंने कहीं पे बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया, वहाँ पे बाबरी मस्जिद का नाम नहीं आया हुआ। समझ में आ रही चीज़। लेकिन यहाँ पे राम किला इस तरीके से कुछ नाम उन्होंने लिया, आप एक बार चेक कर लेना, गो थ्रू कर लेना विकीपीडिया वगैरह, अगर आप नेट से करो तो वहाँ पे राम किला ऐसे कोई बात होती है कि खंडर वगैरह था, वहाँ पे पुजारी रहते थे, ऐसी बातें उन इतिहासकारों ने की, कोई मस्जिद का नाम वहाँ पे नहीं है। बोला जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने बनवाई थी जो वहाँ पे राम मंदिर था उसको तोड़कर, तो औरंगजेब ने ये काम किए थे। जैसे अपने मथुरा की बात करें तो वहाँ पे औरंगजेब ने क्या किया था, जो कृष्ण भूमि जन्मभूमि थी उसको तोड़कर भी वहाँ पे क्या किया है, मस्जिद बनवाई थी। समझ में आई, मंदिर वगैरह तोड़कर उसने क्या किए थे, मस्जिद बनवाई थी, किसने, औरंगजेब ने। तो ये जो इतिहास के अंदर अगर अपने बात करें तो ये जो अपने देखो किया काम किसने था, उस एक पर्सन ने किया था, ठीक है, उस राजा ने किया था, औरंगजेब ने ये काम किया था, और उसका भुगतान कौन कर रहा है, जो कॉमन आम आदमी, वो भुगतान हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सिर्फ उस बंदे की गलती से। अब जरूरी नहीं है कि उसने किया तो आप पूरे जो मुस्लिम समुदाय है उसको थोड़ी आप गिल्टी मानोगे, वहाँ पे उसको थोड़ी दोषी ठहराओगे। अगर किसी हिंदू बंदे ने किया होता तो पूरे हिंदू समाज को थोड़ी आप दोषी मतलब करार दे देते वहाँ पे।
और किसी एक मुस्लिम ने किया तो सभी मुस्लिम को थोड़ी आप कर दोगे। तो कोई धर्म गलत नहीं होता, होता क्या है, पर्सन गलत होता है। समझ में आ रही चीज़, कोई भी धर्म गलत नहीं होता, धर्म सारे ही अच्छे होते हैं, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक पर्सन गलत होता है। तो जो इतिहास में अपने जो पर्सन है, कोई अपने पूर्वज है मान लीजिए, उन्होंने कोई गलती कर दी होती है तो उसका भुगतान किसको करना होता है, उनकी संतानों को करना होता है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। तो उन लोगों की गलती के कारण, उन लोगों ने गड़बड़ की थी, उसके कारण अब तक हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, उनमें दंगे चल रहे थे। तो ये बात उसने बोली है कि नया भाईचारा, तो अब हिंदू मुस्लिम को उन लोगों की बातों को ना सुनते हुए क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो उनको मिलजुल कर रहना चाहिए कि जो हुआ वो हुआ, जो पास्ट था वो गया, अब जो हुआ, अब जो हो गया वो बिल्कुल सही है, अब जैसे चल रहा है वैसे चल, अब मिलजुल कर रहना है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इन पे इश्यूज़ नहीं क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे, जैसे अपने बात करें मुस्लिम्स में, अपने बात करें तो मुस्लिम्स में ऐसे मिलेंगे, वो बोलेंगे कि राम मंदिर बना दिया इन्होंने तो ठीक है, तो वो बोलेंगे अपने को वापस से क्या करना चाहिए, दंगे करने चाहिए ताकि हम वापस अपनी मस्जिद बनाए, नहीं तो हम तो नीचे रह गए, ठीक है, हम तो हार गए। तो इस तरीके से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट होंगे वो ऐसा काम करेंगे। और हिंदुओं में अगर अपने बात करें तो कुछ हिंदू ऐसे होंगे, एंटी सोशल एलिमेंट ऐसे होंगे, वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे देखो बना दिया हमने मंदिर, औकात दिखा दी हमने, औकात हमें दम था इसलिए बनाकर दिखाया, अगर आप में दम था तो मस्जिद रखने रहने देते, यहाँ पे बनवाते फिर मस्जिद, हमने बना दिया ना, हम जीत गए। तो वो एंटी सोशल एलिमेंट है, वो भी ये काम करेंगे और इससे क्या होगा, दंगे फिर से भड़केंगे। तो ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना जो ऐसे भड़काए, क्योंकि कोई भी धर्म गलत नहीं होता, गलत होता है इंसान। समझ में आ रही है चीज़, व्यक्ति गलत होता है, पर्सन टू पर्सन गलत होता है, ठीक है, कोई धर्म गलत नहीं होता। तो ऐसे लोग अगर आपको ऐसी बातें बोले, आपको चिढ़ाएं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना है या फिर उनके रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझना चाहिए, उनको भगा देना वहाँ से कि मेरे से ऐसी बात मत कर, मुझे तेरे से बात, ऐसे लोगों से दूर ही रहें आप, क्योंकि दंगे ऐसे ही भड़कते हैं। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है वो चिंगारी वहाँ पे देते हैं और उससे क्या होते हैं, दंगे भड़कते हैं। तो अब सारी चीज़ों को छोड़कर क्या करना है, अपने को मिलजुल कर साथ में रहना है, पुराने पास्ट को अपने को क्या करना है, भूलना है। जो उन्होंने पास्ट में, जो उन लोगों ने जो ऐसे गड़बड़ की थी, ठीक है, मंदिर तोड़ के मस्जिद, मस्जिद तोड़ के मंदिर, ऐसे किए थे ना, तो उनको, उनके चक्कर में अपने को लड़ाई नहीं, अपने को साथ में मिलकर रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ से अपने को जो सामने आती है, वो इंपॉर्टेंट जो अपना मैसेज है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि भाईचारे के साथ अब आगे से रहना है, नया भाईचारा पैदा करना है, जो कि इसने यहाँ पे बताया। आगे बात करें, द एंड, जो समाप्ति, एंड द बिगिनिंग, और जो बिगिनिंग शुरुआत है, देयर फॉर इस प्रकार, आर नॉट जस्ट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। जो एंड, जो समाप्ति है, मतलब झगड़े की समाप्ति, शुरुआत, नए भाईचारे की जो शुरुआत है, इस प्रकार, आर नॉट जस्ट ओपन, वो केवल ओपन नहीं है, सामने खुली नहीं है, टू किसकी तरफ है, इंटरप्रिटेशन की तरफ। इंटरप्रिटेशन का मतलब बखान, व्याख्या की तरफ। दे होल्ड, वो होल्ड करते हैं, बनाए रखते हैं, द पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज, मतलब बदलाव के जो संभावनाएं हैं उसको क्या करते हैं, होल्ड रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, बनाए रखते हैं। ये बात बोलिए, मतलब जो एंड और बिगिनिंग है वो केवल बखान करने के लिए नहीं है, वो एक चेंजेस को भी लेकर आता है, मतलब इससे चेंजेस भी आएंगे, ये बात इसने बोली है। आर का सब्जेक्ट एंड द बिगिनिंग, यहाँ पे आर का सब्जेक्ट हो जाएगा। टू की वर्किंग देखें तो यहाँ पे टू इंटरप्रिटेशन की तरफ कर रहा है, तो यहाँ पे एक्शन नहीं है, तो मॉडल नहीं है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट में बात करें, फॉर दोज, उनके लिए, फॉर दोज, उनके लिए, किन के लिए पता नहीं, हु, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए, दोज के लिए, हु यर्न का मतलब जिन्होंने मांग की थी, फॉर दोज, उनके लिए जिन्होंने क्या की थी, मांग की थी, फॉर किसके लिए, ए टेम्पल, एक मंदिर के लिए मांग की थी, एट द साइट, कहाँ पर, साइट पे, साइट का मतलब जगह पे, विच, जो विच किसके लिए यूज है ये अपने देखेंगे आगे, ठीक है, टेम्पल के लिए यूज है, साइट के लिए यूज है, विच दे, जो वो किसके लिए, दोज के लिए यूज है, दे बिलीव करते हैं, इज है, द एग्जैक्ट स्पॉट, एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट, बिल्कुल ठीक सही स्पॉट, जगह है, ऑफ किसकी, श्री राम्स बर्थ, श्री राम के जन्म की, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट अपने देखें तो क्या आ जाएगा आपका, विच जाएगा, और दे बिलीव क्या हो जाएगा, विच का एक्स्ट्रा अपनी बात करें तो सेंटेंस हो जाएगा, जो कि सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है। आप क्या करो, दे बिलीव को हटाओ, समझ में आया, विच इज द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ श्री राम्स बर्थ। तो श्री राम के जन्म स्थान का एग्जैक्ट स्पॉट कौन सा है, वो साइट है ना, कि जहां मांग थी, किस चीज की मांग थी, टेम्पल की, उस जगह पे जहां पे राम भगवान का क्या है, एक्चुअल स्पॉट है, वहां पे वो पैदा हुए थे, वो वाली बात है। तो विच यूज हो आपके साइट के लिए। अब ये वो
जो साइट जहाँ पे मंदिर के निर्माण की बात हुई थी, जहाँ पे राम भगवान पैदा हुए थे, एग्जैक्ट स्पॉट है। अगर दे बिलीव ना देते ना यहाँ पे, तो ये होता कि रियल में वही स्पॉट है, ठीक है, मतलब वहीं पे ही जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ दे बिलीव दे दिया, मतलब उन लोगों जो मांग कर, उन लोगों के अनुसार क्या है वो स्पॉट है। रियल में वो वहीं पे पैदा हुए थे ये अपने को नहीं पता, लेकिन लोगों के अनुसार वहीं पे पैदा हुए थे, इसलिए दे बिलीव एक्स्ट्रा यूज किया इसने। विच इज द एग्जैक्ट स्पॉट दे बिलीव, वो बिलीव करते हैं, इस तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज किए। द जर्नी सो फार, जर्नी जो यात्रा सो फार अब तक, हैज बीन ट्यूमल्टियस, ट्यूमल्टियस का मतलब अशांति वाली, प्रॉब्लम वाली बनी हुई है, एंड वायलेंट का मतलब हिंसात्मक बनी हुई है। अब तक हिंसात्मक थी, मतलब पुराने पॉइंट से लेकर अब तक कैसी थी आपकी, हिंसात्मक और अशांति वाली थी अब तक। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, मतलब पास्ट में अशांति आई थी, वो कहाँ तक बनी हुई है, अब तक बनी हुई है, वो यहाँ तक अशांति थी। इस पॉइंट तक समझ में आ रही है चीज, इस तरीके से बात की। तो यहाँ पे आप हु वगैरह ये जो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक बार इसको हटाओ, आपके समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। फॉर दोज, उनके लिए जर्नी क्या थी, बहुत कठिन यात्रा थी, कठिन जर्नी थी। किन के लिए, जो मंदिर निर्माण की बात करते थे कि वहीं पे निर्माण होगा जहाँ पे राम भगवान का जन्म हुआ है, ये बात इसने बोली है। क्लियर आप लोगों के। आगे बात करें, ए मुस्लिम प्लेस, एक जो मुस्लिम स्थान है, ऑफ वर्शिप, वर्शिप का मतलब किसका, पूजा पाठ का, ठीक है, प्रार्थना का, दैट स्टूड, अब डिड स्टैंड है यहाँ पे अपने बात में, डिड स्टैंड है, मतलब दैट स्टूड, तो यहाँ पे डिड यूज हुआ, इसका मतलब मॉडल है, मॉडल है, इसका मतलब क्या, दैट जो की तरह चला जाएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वर्शिप की, जो प्लेस की, सॉरी प्लेस जो स्टूड रहा था, देर वहाँ पे, मतलब वो स्थान रहा था वहाँ पे, फॉर कितने सालों के लिए, 464 ईयर, 464 सालों के लिए, वॉज डिमोलिस्ड, उसको क्या कर दिया गया, डिमोलिश, खत्म, खराब कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ढहा दिया गया। इन 1992, 1992 में, टू क्या करने के लिए, पर्पज क्या था, टू मैक वे फॉर द टेम्पल, मंदिर के लिए रास्ता बनाने के लिए उसको 1992 में क्या कर दिया गया था, ढहा दिया गया था। तो रियल में जो आपके जो दंगे वगैरह स्टार्ट हुए थे रियल के अंदर, वो 1992 में स्टार्ट हुए थे। समझ में आ रही है चीज़, ये बात इसने बोली है। तो वॉज का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले, 464 ईयर्स को 4 खा गया, ठीक है, दैट स्टूड के साथ चला गया, वर्शिप को खा गया, तो प्लेस आ गया, मुस्लिम प्लेस वॉज डिमोलिस्ड, मतलब 464 सालों से वहाँ पे वो मुस्लिम प्लेस था जो औरंगजेब ने या किसी ने भी जो बनाया था, ठीक है, मतलब वहाँ मंदिर तोड़कर जो बनाया गया था, मस्जिद बनाई गई थी, मॉस्क जो बनाई गई थी, उसको 1992 में मंदिर के लिए रास्ता साफ करने के लिए क्या कर दिया गया था, डिमोलिश कर दिया गया था, उसको तोड़ दिया गया था। तो यहाँ से दंगे आपके स्टार्ट हुए थे। आगे बढ़ें, ए सीरियस क्राइम, जो कि क्या एक सीरियस क्राइम है, मतलब बहुत गंभीर अपराध है, अकॉर्डिंग, अनुसार, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके अनुसार ये क्या था, एक बहुत बड़ा क्राइम था। कौन सा, जो मस्जिद को तोड़ने वाला, लास्ट ईयर, पिछले साल ये क्राइम था, हैं, पिछले साल 1992 में तोड़ा था, जो कि पिछले साल क्राइम था, पिछले साल उसको क्राइम माना गया था, 1992 में तोड़ा था। अजीब सा लगा ना, कोई ना, आगे पढ़ लेते हैं। दैट, अब देखना यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वर्किंग मिलेगी कि एलिमेंट्स कैसे गड़बड़ कर जाते हैं, अपने मीनिंग समझ में कैसे नहीं आता, फिर मीनिंग लेना कैसे होता है। यहाँ पे आपको वो पॉइंट क्लियर होगा कि मीनिंग लेना कैसे होता है। क्लियर हो रही है आपके कि एलिमेंट्स को कई बार अपने पढ़ना किसी बात में होता है और पढ़ किसी दूसरी बात में लेते हैं। तो यहाँ आपने देखेंगे आगे, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी। दैट हैंडेड ओवर, जिसने हैंड ओवर कर दिया, सौंप दिया, द साइट, साइट जगह है, स्थान, टू द हिंदूज, किसको, हिंदूज को सौंप दिया था, हिंदुओं को सौंप दिया था, कि हिंदुओं को वो स्थान दे दिया था कि बहुत पुराने टाइम से उन्हीं का जो मंदिर था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हिंदुओं को दे दिया था। तो दैट किसके लिए, दैट हैंडेड, डिड हैंड है, ठीक है, हैंड ओवर किया, ठीक है, डिड हैंड, दैट किसने किया, किसने वो स्थान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो दैट यूज हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब यहाँ पे पढ़ें तो दोबारा से पढ़ें, तो मुस्लिम जो प्लेस था वर्शिप के लिए, जो 464 सालों से वहाँ था, उसको 1992 में तोड़ दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पिछले साल क्राइम था, अपराध था। पिछले साल क्राइम था क्या, वो तो 1992 में क्राइम ही बताया था, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के साथ नहीं है, लास्ट ईयर नेक्स्ट वाले सेंटेंस के साथ है। कौन से वाले के साथ, लास्ट ईयर दैट हैंडेड ओवर। कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि मुस्लिम प्लेस जो वर्शिप के लिए 464 सालों से था, उसको 1992 में मंदिर बनाने के लिए तोड़ दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, आदेश के अनुसार क्या था, क्या था, एक सीरियस क्राइम था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उसकी, उस पूरी बात की, जो कि क्या था, सीरियस क्राइम था,
किसके अनुसार तोड़ना, ये पूरी बात के लिए यूज हुआ है एक्सटेंड। जैसे अपने मिस्टर क्लार्क द सीईओ बोलते हैं ना, मिस्टर क्लार्क जो की सीईओ है, तो सीईओ को दोबारा से आप बोलोगे सर ए सीरियस क्राइम है, उसको तो कहीं से डिफाइन आपने क्या नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसकी दोबारा उसी बात को बोला गया है कि वो एक सीरियस क्राइम था, जो कि सीरियस क्राइम था किसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक सीरियस क्राइम था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। लास्ट ईयर, पिछले साल, जिसने हिंदुओं को सौंप दी थी वो साइट, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब क्या निकला कि 1992 में जो तोड़ा गया था मस्जिद को, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार एक सीरियस क्राइम था, ठीक है। और उसने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को वो जगह सौंप दी। तो लास्ट ईयर नेक्स्ट वाले के साथ है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। तो इस तरीके से मीनिंग आते हैं, कई बार मीनिंग नहीं आते तो उसको फिर आप चेक किया करो, कहीं वो गलत जगह तो नहीं पढ़ रहेगी आपने। तो यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। कैसे रुकना पड़ेगा, दोबारा से देखें, ऐसे पढ़ना होता है, ए मुस्लिम प्लेस। अब दोबारा से इसको देख लेते हैं पूरा, अपने दोबारा रफ करके एक बार दोबारा से देखें, यहीं से पढ़ना। ए मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप that stood there for 464 years was demolished in 1992 to make way for the temple, a serious crime according to the Supreme Court order last year that handed। यहाँ पे आपको रुकना है थोड़ा सा, ऐसे नहीं बोलना, a serious crime according to the Supreme Court order last year that handed over, ऐसे नहीं पढ़ना, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना डेट से, ऐसे लेना आपको स्ट्रेस कैसे, a serious crime according to the Supreme Court order last year that handed over, लास्ट ईयर दैट हैंडेड ओवर, इसको साथ में पढ़ना है। द साइट टू द हिंदूज को जिसने साइट को क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया था। बिल्कुल सही है, समझ में आया, इस तरीके से पढ़ेंगे। आगे बात करें द प्रोपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, समर्थक वगैरह, ठीक है, विचारक, समर्थक ऑफ द टेम्पल, किसके, मंदिर के जो समर्थक हैं, मस्ट कंसिडर, उन्हें कंसिडर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए क्या, दिस, इसे, इस पूरी बात को, एन ओकेजन, एक अवसर की फॉर्म में, टू क्या करने के लिए, टू सीक, देखने के लिए, कंसिलिएशन का मतलब होता है समाधान, शांति, ठीक है, ओवर कॉन्क्वेस्ट, जीत, जो विजय है, विजय हराने, किसी को दूसरे को हराने वाला जो विजय है, विजय के ऊपर किसको देखना चाहिए, उन्हें समाधान को देखना चाहिए, मतलब हिंदुओं को। अब इसने बात बोली है हिंदुओं के लिए अवसर क्या है, जो समर्थक है टेम्पल के, उन्हें मस्ट करना चाहिए, कंपल्सन की फॉर्म में बात बोली है, ड्यूटी दी है उनको कि उन्हें कॉन्क्वेस्ट की, हम जीत गए, ऐसे नहीं, इसके ऊपर उन्हें समाधान की, चलो सॉल्यूशन निकला। अब हिंदुओं को ये नहीं बोलना, मुस्लिम्स को, कि हम जीत गए, हमने दिखा दी औकात, ठीक है, अब देख लो, कर लो, कुछ दम है तो क्या कर लिया आप लोगों, क्या उखाड़ लिया, इस तरीके से बातें करते हैं। तो ये काम नहीं करना हिंदुओं को। अब हिंदुओं को क्या बोलना है कि गले मिलकर, मुस्लिम जो हैं उनसे क्या करके गले मिलकर बोलना है कि भाई बहुत बड़ा जो इश्यू था वो अब सोल्व हो गया, अब अपने सब मिलजुल कर रहेंगे, ये भावना फैलानी है। आगे बात करें, डायलॉग ओवर, कवर करते हुए, डाइट्राइब, डाइट्राइब का मतलब होता है कटु आलोचना बोलते हैं, समालोचना बोलते हैं, कठोर समालोचना, कटु शब्द नहीं बोलने, उसके ऊपर किसको प्रायोरिटी देनी, डायलॉग, बातचीत को देनी है, कटु शब्द नहीं बोलने। जिस तरीके से मैंने अभी बताया था कि हमने जीत लिया, हमने मंदिर बना के दिखाया, ये होती है, ये होता है दम, ठीक है, हमने मंदिर बना के दिखाया, उसी जगह पे बना के दिखाया। हाँ, मुस्लिम्स को जगह दी गई है, ठीक है, दोनों को सॉर्ट आउट, अब सॉर्ट आउट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जगह मंदिर के लिए, या तो मंदिर के लिए अलग से जगह देनी होती, या फिर वो तो ठीक है, मान गए, बहुत बढ़िया हुआ कि इतने टाइम का जो विवाद था, जो आपका डिस्प्यूट चल रहा था, वो दोनों जो संप्रदाय है, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलजुल कर, उन्होंने कमिटीज़ वगैरह ने मिलजुल कर क्या कर लिया, एक सॉल्यूशन निकाल लिया। बहुत ही अच्छी बात हुई ये, बहुत, इससे पॉजिटिव बात कुछ नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया काम हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें अब ये नहीं है कि हम ये बोलें कि हमने वहाँ पे दम था तो यहाँ पे बना के दिखाते, तो ये बात आपको डाइट्राइब वाली बातें कर लो, आलोचना नहीं करनी है आपको, क्या डायलॉग, बातचीत करनी है उनसे, वही गले मिलकर वापस से क्या कि आपको भी जगह मिल गई, हमको भी, अब अपने साथ में मिलकर पूजा पाठ करेंगे। तो ये भावना यहाँ पे क्या करनी है, अपने को पैदा करनी है। क्यों? क्योंकि सारे धर्म क्या होते हैं, एक ही होता है, सारे रिलीजन एक ही होते हैं। हर भगवान जो कोई भी अपने अल्लाह माने, गॉड माने, ठीक है, वाहे गुरु, जो भगवान जितने भी है सारे के सारे एक ही होते हैं, ठीक है। वो उनके अलग अलग रूप है, वो आपकी मान्यताएं हैं उनको मानने की। वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो अपने को क्या देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। भगवान एक चीज़ ऐसी होती है जो अपने को पॉजिटिव एनर्जी, अपने को पॉजिटिविटी मिलती है उनसे। तो वो अपने मानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कोई धर्म किसी को कुछ भी गलत नहीं सिखाता, वो हमेशा भाईचारा ही सिखाता है। कोई भी धर्म हो वो अच्छी बातें ही सिखाता है, नफरत कभी नहीं सिखाता। तो सारे धर्म एक ही होते हैं, ठीक है। और सबका भगवान जो भगवान है वो एक ही, उसके रूप अनेक है, उसको आप किसी भी रूप में मान सकते हो। समझ में आ रही चीज़? वो आपका तरीका है किस तरीके से आप उनको मानते हो। तो ऐसा काम तो अपने को नहीं करना क्योंकि अपने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आगे बात करें एंड और ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है आपका, यहाँ पे अपने बात करें, शांति ओवर ट्रम्फलिज्म, हर्षोल्लास।
अब खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, हर्षोल्लास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तड़क भड़क के साथ, मतलब जानबूझकर जो अदर आपका रिलीजन है उसके सामने पटाखे फोड़ रहे हैं, ये देखो हमने क्या कर दिया। उसकी जगह आपको क्या करना है, शांति बनाए रखनी है, मिलजुल कर सेलिब्रेट करना है कि आओ अपने सेलिब्रेट करते हैं हमारा। ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना कि हमने दम दिखाकर ये बनाया, ये बना के दिखाया, औकात है तो देख लो, ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना। ऐसे करना है कि अपना इतने सालों से चला आ रहा जो विवाद है, झगड़ा है, डिस्प्यूट है, वो खत्म हो गया, चलो अपने जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। इस बात है खुशी 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 मनाकर खुशियों के साथ अपने क्या करते हैं, उस पुराने पास्ट को भुला देते हैं और नए जो आपका फ्यूचर है, नए दौर की शुरुआत करते हैं। ये वाली बात इसने यहाँ पे बोली है। क्लियर आप लोगों के समझ में आया क्या बात बोलना चाहता है? तो यहाँ पे ओनली एडिटोरियल नहीं चल रहा है, यहाँ पे अपने वर्किंग तो देख रहे हैं, साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। कौन सी? कि हमें अब आगे वाला फ्यूचर, अपने देश का जो फ्यूचर है वो कैसा बनाना है, किस तरीके से अपने को साथ में हर रिलीजन को एक साथ मिलकर रहना है भाईचारे के साथ। तो यहाँ से अपने को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। समझ में आ रही है चीज़? तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एडिटोरियल तो आप फोकस कर ही रहे हो, फोकस करते रहो उस पर, वर्किंग वगैरह आपकी हो रही है। लेकिन देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इंग्लिश में आप एडिटोरियल वगैरह जो करते हो, कुछ भी करते हो इंग्लिश में, तो इंग्लिश ओनली आपको सब्जेक्ट क्रिएट नहीं करवाती, आपको लाइफ बनाती है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, इसमें सारी बातें आती हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं है जो आपका ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चले। इंग्लिश जो आपकी है वो क्या करती है, आपको शिक्षा देती है, वो आपको नई नई चीज़ें, रहने सहने का तरीका, आपको मैनर सिखाती है। तो इंग्लिश को ओनली आप एज ए सब्जेक्ट मत कंसीडर किया करो, इंग्लिश को आप क्या किया करो, एक लाइफ का पार्ट कंसीडर करो, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए तो जरूरी है, लाइफ का पार्ट बनेगा इंग्लिश। आगे आपको दिक्कत आएगी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना है आपको। अगर प्रोग्रेस करनी है, आगे इंप्रूवमेंट लाना है, आपको प्रमोशन वगैरह लेने हैं, हाईएस्ट पोस्ट पे जाना है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन उसके साथ लाइफ का पार्ट बनाते हो, इससे कुछ शिक्षा भी लो। जो ये चीज़ें आ रही है, जो एडिटोरियल आ रही है, उनसे कुछ सीखो कि दुनिया में चल क्या रहा है, उनको देखो और क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या बनती है। वो चीज़ें अपने को सीखनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम रहते कैसे हैं, हमारे मैनर्स कैसे। एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लेकिन बोलने का उसको बिल्कुल भी सेंस नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल उसको पता ही नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। तो उस चीज़ का, जैसे अपने केरला वाली बात करें, जैसे उस मंदिर में लेडीज़ को अलाउ नहीं किया गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला गया था कि मंदिर अपवित्र हो गया, उस पुजारी ने बोला था, फिर उसको पवित्र किया गया था। तो लेडीज़ के अंदर आते ही मंदिर अपवित्र अगर हो जाता है, तो एक बात बताओ, तो फिर लेडीज़ से तो अपने पैदा ही हुए हैं ना, अपनी माँ से तो अपने पैदा हुए हैं, तो अपने तो वैसे ही अपवित्र हैं, फिर अपने को तो वैसे ही मर जाना चाहिए। तो ये वो मतलब इतने एजुकेटेड लोग होकर भी उनकी इतनी संकीर्ण भावना है, मुझे इस पर क्या होता है, उन पर तरस आता है। ठीक है, मतलब पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिग्रीज है, पढ़े लिखे का मतलब ये होता है कि आपके अंदर मैनर्स कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। समझ में आ रही है चीज़? तो ज्ञान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अब इतना समझ में आ गया आप लोगों के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें द सेरेमनी। सेरेमनी की बात कर रहा है। जो सेरेमनी है इट्स सेल्फ, खुद ही जो सेरेमनी मतलब जो समारोह है, इट्स सेल्फ खुद से ही मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर करना। जो सेरेमनी है उसने क्या कर दिया, मैनिफेस्ट किया था, स्पष्ट कर दिया था मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी जो पॉसिबिलिटी, संभावनाएं फॉर द, किसके लिए, द कंट्रीज फ्यूचर, कंट्री के फ्यूचर के लिए बहुत सारी संभावनाओं को उसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया था। जो समारोह था उसने, जो बुधवार को हुआ था, आज मंडे है, जो बुधवार को हुआ था पिछले को, वो बात बोल रहा है। इन सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म में बात करें, संकेत की फॉर्म में बात करें, एंड रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब वाक्पटुता, बोलने की फॉर्म में बात करें। द लाइन, जो लाइन है, रेखा है, ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की जो रेखा है, अलगाव की, अलग होने की, बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड द रिलीजन, जो आपका स्टेट है, राज्य, और जो रिलीजन, धर्म है, वो ओमिनसली, ओमिनसली क्रॉस्ड, वो क्रॉस की जा चुकी है, वो क्रॉस की गई थी। क्रॉस का मतलब उसको क्लियर किया गया था, पूरा किया गया था। ओमिनसली का मतलब किस तरीके से, अशुभ तरीके से, अशुभ तरीके से उसको क्या किया, क्रॉस किया, मतलब एक दूसरे के साथ वो जटिल होगी। नोटेबली, नोटेबल फॉर्म में अगर अपने बात करें, किस फॉर्म में ध्यान देते, इंपॉर्टेंस, विशेष फॉर्म में बात करें, बाय द रोल, रोल के द्वारा, किसका रोल, ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इट, नरेंद्र मोदी के रोल के द्वारा उसको क्या किया गया था, अशुभ तरीके से क्या किया गया था, क्रॉस किया गया था। जो लाइन है उसको रिलीजन और स्टेट की, कैसे अशुभ तरीके से किया गया था, तो ये तो बात अपने आगे पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। आगे पढ़ें। इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में, अपने भाषण में, हाउ एवर, जैसे तैसे, ही साइटेड, उन्होंने क्या किया, साइट किया, बताया, मतलब उल्लेख किया, लॉर्ड राम्स अधेरेंस, भगवान श्री राम की अधेरेंस, जो लगाव है,
टू जस्टिस, किसकी तरफ, जस्टिस की तरफ, मतलब न्याय की तरफ, कि भगवान श्री राम को क्या था, न्याय पसंद था। बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है, उनकी बात हो रही है, ठीक है, तो उनके लिए ही बोला जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो न्याय पे क्या करते थे, ध्यान देते थे। ये बात उन्होंने बोली थी, किसने, मोदी जी ने। फेयरनेस, किसकी तरफ, फेयरनेस का मतलब सही आचरण एंड एम्पैथी, संभावना फॉर वल्नरेबल, कमजोरों के लिए संभावना। देखो एक होती है सिंपैथी, सद्भावना, एक होती है एम्पैथी, संभावना, दोनों में डिफरेंस मैंने पहले बता रखा है आपको वोकेब के अंदर, ठीक है, वोकेब की एक क्लास के अंदर बताया हुआ है। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। सिंपैथी होती है सद्भावना और एम्पैथी होती है संभावना, ठीक है। सद्भावना का मतलब क्या है, सद अच्छी भावना किसी के लिए, ठीक है, उसको मान लीजिए सांत्वना देना, उस तरीके, अच्छी भावना को बोलते हैं सद्भावना। और समभावना का मतलब समान भावना, सद का मतलब सद प्लस भावना, समभावना सम प्लस भावना, संधि विच्छेद करके देखें यहाँ पे तो सद्भावना मतलब क्या हो गया, अच्छी, सद सदाचार, अच्छी भावना, समभावना सम प्लस भावना, भावना फीलिंग्स कैसी, आपकी भावना मतलब फीलिंग्स कैसी, सम समानता वाली। तो यहाँ पे समान फीलिंग ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हो गया तो उसके लिए अपने सद्भावना दिखाते हैं, सद्भावना दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है, उसके प्रति सांत्वना दिखाते हैं कि यार उसके साथ गलत हुआ, उसके लिए प्रेयर करते हैं, ठीक है। समभावना, जैसे लेबनान में अभी हुआ था ब्लास्ट, उसके लिए अपनों ने सद्भावना दिखाई थी, प्रेयर की थी। समभावना का मतलब खुद पे फील करना कि यार अपने साथ ऐसा हो जाता तो, वो होती है संभावना, मतलब खुद पे फील करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद किसी दूसरे का दुख देखा नहीं जाता तो उनको लगता है जैसे खुद पे ही दुख आ गया, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं बहुत सारे। तो संभावना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सद्भावना भी होनी चाहिए, अपने उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। संभावना ऐसे होती है, संभावना उस वे में काम आती है, आपको गलत इंसान नहीं बनने देती, कि कभी भी आप किसी के साथ बुरा करने जाओ तो आप क्या करो, एक बार उसकी जगह खुद को एम्पैथी लेकर आओ, मतलब उसकी जगह खुद को रख कर देखो कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे कैसा फील होता, वो होती है आपकी संभावना। तो वो चीज़, ये एक मंत्र है बिल्कुल अच्छा इंसान बनने का, जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, क्लासेस में भी बताता हूँ। क्या करो, कभी किसी के साथ बुरा करने जाओ तो क्या करो, उसकी जगह खुद को रखकर देख लिया करो, या अपनी फैमिली को रखकर देख लिया करो, आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाओगे, आप अच्छे इंसान बन जाओगे, गारंटी है। ये वाला केस है। आगे बढ़ें। ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, एम्फेसाइज किया। एम्फेसाइज का मतलब जोर दिया, द इम्पोर्टेंस, किस पर, इम्पोर्टेंस पे एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस है ऑफ किसकी, दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज, गुणों की, मतलब कौन सी, जो फेयरनेस, सिंपैथी वगैरह वाली, जस्टिस वाली, फॉर द प्रेजेंट, किसके लिए, प्रेजेंट मतलब वर्तमान के लिए, मतलब आज भी इन चीज़ों की क्या है, जरूरत है, ये बात उन्होंने बोली थी। बट अब यहाँ पे वो एस वाला बताएगा आई थिंक, क्योंकि कॉन्ट्रेरी, बट वाइल। अब सर दो यहाँ पे बट और वाइल साथ में कैसे यूज हो सकते हैं, देखो बट तो यूज हुआ है पीछे वाली जो बातें हुई है, कौन सी, मोदी जी ने ये बताया कि भगवान श्री राम ऐसे थे, और इंपॉर्टेंस बताई कि ये गुण अभी भी आने चाहिए, मतलब लोगों में ये गुण होने चाहिए, उसके साथ कॉन्ट्रेरी दिए, मतलब ये बातें बताई फिर भी लेकिन। और वाइल यूज होगा आपका नेक्स्ट वाले सेंटेंस के साथ कॉन्ट्ररी, दो सेंटेंसेस की जो अभी आगे सेंटेंस स्टार्ट होगा उन दोनों सेंटेंसेस में कॉन्ट्ररी। तो देख लेते हैं, हमने बाद में देख लें, पढ़ने के बाद बता दूंगा कैसे हुआ। बट वाइल, जबकि आउटलाइनिंग ए रोड मैप, क्या करते हुए, आउटलाइनिंग को, रोड मैप को, मतलब एक पथ रास्ता तैयार करते हुए, आउटलाइनिंग उसकी रूपरेखा तैयार करते हुए, फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, किसके लिए, एक इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए, इंक्लूसिव का मतलब समाहित, मिला जुले फ्यूचर के लिए, हिज इंटरप्रिटेशन, उस उनके जो इंटरप्रिटेशन, जो व्याख्या थी, उन्होंने जो अर्थ दिया था, मतलब बखान किया था, ऑफ द पास्ट, पास्ट का एकोड, एकोड का मतलब क्या होता है, एको का मतलब होता है गूंजना, मतलब दोबारा से रिपीट करना, दोहराया। फेमिलियर, वो जो परिचित, ट्रॉप्स, ट्रॉप्स का मतलब होता है अलंकार, मतलब कोई अलंकार क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अलंकार वो होता है, बहुत सारे अलंकार होते हैं, अपने बात करें तो यहाँ रूपक अलंकार वगैरह बहुत सारे अलंकार होते हैं, वो आपको पता ही होगा हिंदी के अंदर अगर आपने पढ़ा है तो कभी, ठीक है। तो अलंकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, सजावट के काम आते हैं एक टाइप से, किसके सजावट के, वर्ड के, कुछ ऐसे वर्ड जो फिक्स होते हैं, कुछ वर्ड्स जो क्या होते हैं बार बार यूज किए जाते हैं, अलंकार हमको बोल सकते हैं, जैसे महोदय वगैरह, मतलब बार बार किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बार बार भाषण वगैरह में जो आपके यूज किए जाते हैं वर्ड्स, जो उसकी शोभा बढ़ाते हैं, वो होते हैं अलंकार। तो ट्रॉप्स की बात कर रहा है ऑफ सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, किसके, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स के जो ट्रॉप्स है उनके, उन्हीं को दोबारा से दोहरा, सेक्टेरियन और सांप्रदायिक, जो सांप्रदायिक चल रही थी, मतलब सांप्रदायिक जो किसी एक रिलीजन को लेकर चलने वाली, किसी एक कम्युनिटी को लेकर चलने वाली, सांप्रदायिक दंगे होते हैं ना आपस में, बहसबाजी, तो गलत जो पॉलिटिक्स से राजनीति थी, उसी की जो अलंकार है उन्हीं को दोबारा से क्या कर दिया,
इको किया है, दोहराया है, मतलब जो उन्होंने बातें की तो जो पहले यूज़ करते थे गलत वाले जो वर्ड, उसी टाइप के वर्ड्स यूज़ किए हैं। मतलब पास्ट का बखान करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, मतलब एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी, दूसरे को कम दी होगी, इस तरीके से। सांप्रदायिक तो वही होता है ना, एक को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, तो इस तरीके के वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए होंगे, वो बात वो बता रहे। तो वाइल क्या हुआ, जबकि ऐसा कैसा फ्यूचर इंक्लूसिव, मतलब मिला जुला फ्यूचर का को की रूपरेखा को, रोड मैप को बताते हुए उन्होंने क्या किया, वापस से वही दोहरा दिया, एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। साथ ही तो उन्होंने बोला, तो जबकि जो आपका वाइल है वो कॉन्ट्रेरी दे रहा है, किस बात के साथ दे रहा है, हिज इंटरप्रिटेशन वाले के साथ दे रहा है। जबकि मतलब इंक्लूसिव, मतलब मिले मेल जोल वाले फ्यूचर की उन्होंने बात की, फिर भी उनका जो इंटरप्रिटेशन, जो पास्ट की बातें उन्होंने बताई, वो सेम ही था जैसे पहले बातें हो रही थी, मतलब एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। साथ ही बोल रहे साथ में आओ, और साथ ही एक धर्म को आप बातों में क्या करो, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, एक की ज़्यादा बड़ाई कर रहे हो, वो वाली बात। और बट यूज है पीछे जो उन्होंने बातें बोली कि हमें ऐसी जो नैतिक वैल्यू है उन पे ध्यान देना चाहिए, उस पूरी बात के लिए यहाँ पे क्या हुई है, कॉन्ट्रेरी आई है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बात की है इस एडिटोरियल में। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया ना। अब मुझे ये बता दो, चलो समझ में आ गया सर, पर आउटलाइनिंग जो है वो मुझे समझ नहीं आया, वो क्या है। जेरेंड क्लोज, वर्किंग तो देख लेते हैं ना। यहाँ पे जेरेंड है, क्लोज है, मैन एक्शन है या एडजेक्टिव है। देखो मैन एक्शन होगा नहीं, आउटलाइनिंग क्यों नहीं होगा, एक बार रफ ही कर देते हैं पूरा, ठीक है। आउटलाइनिंग आपका मैन एक्शन हो नहीं सकता क्योंकि उससे पहले मॉडल वगैरह कुछ भी नहीं है, सेंटेंस टाइप कुछ नहीं है। एडजेक्टिव होगा नहीं क्योंकि उसके बाद में नाउन नहीं है, ए लगा हुआ है। रोड मैप, आउटलाइनिंग आउटलाइन करने वाला रोड मैप होता है, लेकिन ए रोड मैप को अलग से ए देकर डिफाइन किया है, अलग से डिफाइन किया है, तो इसका मतलब ये आपका क्या नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है। बातें ये होती है, आउटलाइनिंग का तीर लगेगा रोड मैप, एक रोड मैप को तैयार करना। अब जैसे ही तीर लगेगा तो एक्शन बनेगा, एक्शन बनेगा तो दो चीजें होगी, नाउन की फॉर्म में जेरेंड और एक्टिविटी एक्स्ट्रा एक्शन की फॉर्म में क्लोज। देखते हैं एक बार जेरेंड को, जेरेंड को देख लो अब की बार। क्लोज को देखना है, क्लोज को देखते हैं अपने, हमेशा क्लोज को देख लेते हैं कि उनका जो इंटरप्रिटेशन था, क्या करते हैं, आउटलाइन करते हुए, जबकि आउटलाइन करते हुए, बिल्कुल सही है, साथ साथ की एक्टिविटी क्लोज हो जाएगा। जेरेंड को चेक करना है एक बार, देखो करना हो तो क्या हो, जेरेंड होता है वो क्या होता है, मुझे बताओ, जेरेंड क्या होता है, नाउन होता है ना, और नाउन होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या तो फोर वगैरह कोई प्रीपोजिशन देकर सेटिस्फाई करो या सेंटेंस देकर। अगर मैं आउटलाइनिंग को जेरेंड लूं तो इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, बट वाइल तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ओनली एलिमेंट होते हैं, तो पीछे से कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये फ्री पड़ा है, और आगे इसके लिए कोई सेंटेंस नहीं है क्योंकि इकोड जो आपका है, डिड इको, उसका सब्जेक्ट हिज इंटरप्रिटेशन है, डिड इको का सब्जेक्ट हिज इंटरप्रिटेशन है, तो आगे कहीं पे भी कोई सेंटेंस नहीं है, तो आपकी जो आउटलाइनिंग है वो कहीं से सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब नाउन को आप अकेले नहीं रख सकते, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो वो जेरेंड यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या है यहाँ पे, आउटलाइनिंग क्लोज। समझ में आया कैसे ढूंढना होता है। तो एक मेथड और मिला जेरेंड क्लोज का, क्या कि आप अगर क्लोज पहले देखो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जेरेंड देखना चाहो तो कि जेरेंड है या नहीं, तो क्या करो, जेरेंड नाउन होता है, तो जेरेंड को देखने के लिए ऐसे, क्योंकि नाउन बनते ही आपको क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड करो उसको, फोर वगैरह कुछ भी देकर, या उसके ऊपर तीर छोड़ो, पीछे से कोई एक्शन का तीर लगे, या फिर उसको सब्जेक्ट बनाओ, फ्री नहीं छोड़ सकते। और जैसे ही जेरेंड बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा, और उसको आपको सेटिस्फाई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको ये जेरेंड लगे, कोई भी चीज़ है आपको आईएनजी वाला, तो वहाँ पे आप देखो कि वो कहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो जेरेंड है, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो जेरेंड नहीं है, वो क्लोज होगा। मैन एक्शन और जो आपका क्या है एडजेक्टिव, वो तो आपको पता ही है ना कैसे होता है, तो वो वाला यहाँ पे केस होगा। क्लियर आप लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, स्टार्ट करें यहाँ पे। तो रीलिटिगेटिंग, लिटिगेट का मतलब होता है जैसे मुकदमा चलाना, कोई बात करना। रीलिटिगेटिंग का मतलब दोबारा से उसी बात को मुकदमा चलाना, मतलब बहस करने को बताता है। रीलिटिगेटिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक गलतियां हैं, जो जैसे औरंगजेब ने की थी गलती, क्या मंदिरों को तोड़कर उसने क्या किया, बहुत मतलब उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद वगैरह बना दी, लेकिन हमेशा के लिए लोगों के अंदर उसने क्या कर दी, दो धर्मों के अंदर उसने नफरत भर के छोड़ दी। उसने बहुत गलत काम किया था। उस तरीके से अपने बात, राजा महाराजाओं ने जो गलत काम किए थे उनकी बातें हो रही है, जो अब तक भुगत रहे हैं अपने, ठीक है। तो रीलिटिगेटिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, जो गलतियां हैं, गड़बड़ है, उसको उसके ऊपर बहस करना, हैज़ रेयरली बीन द फाउंडेशन, हैज़ मुश्किल से वो बना है, फाउंडेशन आधार बना है, मुश्किल से आधार बना, मतलब आधार नहीं बना है, किसके लिए, फोर के लिए, फोर ए हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब मेलजोल वाली, ठीक है, एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर, कैसा, समृद्धि वाला, समृद्धिशाली फ्यूचर, भविष्य के लिए, बिल्कुल सही है। हैज का सब्जेक्ट ढूंढे तो क्या होगा, रिलिटिगेटिंग होगा। तो यहाँ पे रिलिटिगेटिंग है, वो क्या हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट बनेगा तो जेरेंड। मैन एक्शन होगा नहीं, उससे पहले कोई मॉडल वगैरह नहीं है,
एडजेक्टिव देखते हैं तो हिस्टोरिकल जो गलतियां हैं वो क्या करती है, बहस कर रही है। तो बहस करने वाली, अगर हैज़ का सब्जेक्ट में हिस्टोरिकल रोंग्स लेता तो यहाँ से आपका हैज़ नहीं होना, हैव होना चाहिए था। पहली बात तो ये हैव होना चाहिए था। देखो आप यहाँ पे होगा कि सर रीलिटिगेटिंग आपका अगर डायरेक्ट पता लग रहा है यहाँ से, रीलिटिगेटिंग अगर आपका यहाँ पे क्या है सर, एडजेक्टिव ले लूँ और रोंग्स अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊँ हैज़ का, तो रोंग्स भी तो सब्जेक्ट बन सकता है अगर एडजेक्टिव होता तो। हाँ बन सकता है, लेकिन रोंग्स अगर सब्जेक्ट होता तो हैव होना चाहिए था। उसके बाद में चलो यहाँ पे हैव भी होता, मान लेते हैं अपने, या फिर रोंग्स ना होता, रोंग होता, हैज होता, तो भी आपका रोंग सब्जेक्ट होता। क्या देख लेते हैं यहाँ तो देखो डायरेक्ट क्लियर हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि हैव होना चाहिए। तो हैज़ का सब्जेक्ट रिलिटिगेटिंग ही है। अगर ये अपने यहाँ पे एडजेक्टिव लेते हैं तो हिस्टोरिक ऐतिहासिक जो गलतियां हैं वो बहस करती है क्या, ऐतिहासिक गलतियां मुकदमा चलाती है क्या? तो बहस करने वाली ऐतिहासिक गलतियां या ऐतिहासिक गलतियों पे ही बहस की जाएगी, ये बात मुझे बता दो, ये बात क्लियर कर दो, फिर तो मैं आप लोगों को बता दूं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो ऐतिहासिक गलतियां हैं, पिक्चर बनाओ माइंड के अंदर, वो ऐतिहासिक गलतियां हैं वो बहस करने वाली है या उन गलतियों की ही बहस की जा रही है? तो रिलिटिगेट किसको किया जा रहा है? उन रोंग्स, उन गलतियों को ही रिलिटिगेट किया जा रहा है। इसका मतलब तीर चलेगा तो तीर चलेगा तो एक्शन बनेगा, एक्शन बनेगा तो दो केस बनेंगे। एक्शन को नाउन की फॉर्म में लो तो जेरेंड बनेगा, एक्शन को एक्सट्रैक्शन की फॉर्म में लो तो क्लोज बनेगा। लेकिन हैज का सब्जेक्ट बन गया तो हैज का सब्जेक्ट बन गया तो मतलब एक्शन तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसका मतलब नाउन ही बनेगा। तो एक्शन एज ए नाउन है, मतलब ये आपका जेरेंड है। क्लियर आप लोगों के? तो उसने क्या किया, मुश्किल से क्या किया है, आधार बनाया है किसके लिए? एक समृद्धशाली फ्यूचर के लिए। मतलब पुरानी जो गलतियां हैं उन पे बहस करने से कोई मतलब नहीं निकलता। इस बात का मतलब ये है, पुरानी बातें छोड़ो, छोड़ो कल की बातें, आगे की बातें अपने करते हैं, वो वाला केस है यहाँ पे। आगे का फ्यूचर बनाओ, पीछे की बातें छोड़ो। पीछे जो जितनी आपकी मतलब प्रॉब्लम थी, आपस में आपका मन मुटाव था, उन सबको आप क्या करो, छोड़ो, और नया एक फ्यूचर, एक नया देश बनाते हैं जिसमें हर जगह क्या हो, भाईचारा और समृद्धि हो। ये बात यहाँ पे बोली गई है। आगे बात करें इन इंडियाज केस, अगर भारत की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, किन में से बहुत सारे, किन की बात हुई है? रोंग्स की, गलतियों की बात हुई है। तो यहाँ तो गलतियों की बात हुई, उन्हीं में से होगा, फ्यूचर तो है नहीं बहुत सारे। तो उनमें से बहुत सारे आर, वो क्या है, वो गलतियां क्या है? एन आउटकम, वो एक रिजल्ट है, परिणाम है ऑफ किसका? इट्स अनप्लीजेंट एनकाउंटर, इसके अनप्लीजेंट एनकाउंटर का। अनप्लीजेंट बुरा जो एनकाउंटर मेल संयोग है, एनकाउंटर एक्शन भी होता है और एनकाउंटर नाउन भी होता है। यहाँ पे अपने बात करें इट्स, इसका कैसा एनकाउंटर, तो कैसा एनकाउंटर मतलब नाउन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनकाउंटर नाउन है। मेल अचानक से संयोग विद किसके साथ? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब जो ब्रिटिश, जो ब्रिटेन वाला जो कॉलोनियलिज्म का मतलब जो उपनिवेशवाद, मतलब किसी कंट्री, दूसरी कंट्री पर राज करना, किसी कंट्री के द्वारा, जो हमारे ऊपर जो ब्रिटेन के द्वारा जो राज किया गया था, उसका जो बुरा संयोग था, उसका रिजल्ट है बहुत सारे। तो मतलब जो हिस्टोरिकल जो गड़बड़ है, जो गलतियां हैं, पाप है, ऐतिहासिक जो पाप किए गए लोगों के द्वारा, उनमें से बहुत सारे तो ब्रिटेन के द्वारा किए गए थे। उनके कारण बहुत सारी सभ्यताएं अपनी खराब हुई थी। बहुत सारा तो क्योंकि उन्होंने फूट डालो राज करो वाला नीति अपनाई थी। उन्होंने क्या किया था, धर्मों को आपस में लड़ा दिया था। जाते जाते भी उन्होंने भारत पाकिस्तान अलग कर दिया था। जाते जाते उन्होंने क्या कर दिया था, मतलब जाते जाते भी लड़ा कर चले गए थे, और इतना तगड़े वाला इम्पैक्ट डाला कि आज तक वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अपना भारत पाकिस्तान वाला जो इश्यू है वो आज तक चल रहा है, वैसा का वैसा ही बना हुआ है, दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। क्या किया था उन्होंने? भाइयों भाइयों को आपस में, एक ही कंट्री के लोगों, एक ही परिवार के लोगों को आपस में क्या कर दिया, लड़ा कर चले गए। तो उनका तो बहुत बड़ा अपने को दुख दिया हुआ है, मतलब उन्होंने बहुत गलत पॉइंट रखा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रिटेन के खिलाफ हो जाओगे, वो काम अब वाले ब्रिटेन का नहीं था, वो काम किसका था? वो उनके पूर्वजों का था। तो उनके पूर्वजों की, अब तो अपने सारे मिलकर ही चलते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन अपने ब्रिटेन के साथ भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने, हाँ बहुत सारे मैंने देखा आजकल ये भी होता है कि अंग्रेज है उन पे अपने वैसे ही नफरत करते हैं कि इन्होंने ऐसे किया था, जैसे क्रिकेट वगैरह होता है उसमें अपने को आता है, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नफरत मत फैलाओ। क्यों? क्योंकि वो उनके पूर्वजों का काम था, ठीक है। तो वो पुरानी बातें थी, तो वो उस पूरे पास्ट को भूलकर पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए। मेरा तो यही ओपिनियन है। अगर कोई ऐसा कर रहा है गड़बड़, फिर तो उसका अपोज करना जरूरी है। वापस से अगर वही सोच है उन सब की, ठीक है, फिर तो उनका अपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे चाइना कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसका अपोज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूरे वर्ल्ड को साथ में आना चाहिए। आगे बात करें, रेसेंट पाथ ब्रेकिंग, पाथ मतलब रास्ते को तोड़ देने वाला, मतलब बहुत तगड़े वाला। रेसेंट स्टडीज, जो पाथ ब्रेकिंग मतलब बहुत तगड़े वाली जो अध्ययन है, स्टडीज है इन जेनेटिक्स, जो आनुवंशिक लक्षण जो पैतृक फॉर्म में आते हैं ना, माता पिता से बच्चों में से आते हैं, जेनेटिक्स हैव
अनअर्थड, उन्होंने अनअर्थ किया है मतलब सामने लेकर आए हैं इंडियाज पास्ट, इंडिया का जो पास्ट है, भूतकाल है, ऑफ क्या, बीइंग, होने का, ए मेल्टिंग पोट, मेल्टिंग पोट का मतलब एक उबलता हुआ, अपने बात करें घड़ा बोल सकते हो, उबलता हुआ पात्र बोल सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशंस, मतलब अलग अलग टाइप, मेल्टिंग पोट का मतलब अलग अलग टाइप के विभिन्न प्रकार की जो पॉपुलेशंस एंड कल्चर्स, किसका, कल्चर्स का, ओवर मिलेनिया, मिलेनिया का मतलब सदियों से बात करें, सदियों को कवर करते हुए कल्चर और जो पॉपुलेशन का मेल्टिंग पॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और बहुत ज़्यादा संस्कृति इंडिया में दिखाई देती है, भिन्न भिन्न टाइप की संस्कृति इंडिया में दिखाई देती है। तो हैव का सब्जेक्ट अपने देखें तो क्या होगा, स्टडीज़ होगा। तो रिसेंट जो स्टडीज़ है, जेनेटिक्स में जो स्टडी हुई है, वो उन्होंने सामने लेकर आया कि इंडिया मतलब सदियों से क्या है, एक मेल्टिंग पॉट रहा है, मतलब पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रही है यहाँ पे और कल्चर भी, संस्कृति भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रही है, ये बात उसने बोली है। आगे उसने बोला इंडिया मस्ट पुट, इंडिया को क्या करना चाहिए, मस्ट पुट, रखना चाहिए द एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस का मतलब होता है कटु तीक्ष्ण, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, संगठन, जो मोबिलाइजेशन संगठन है, पॉलिटिकल राजनीतिक जो संगठन है, उनको इंडिया को रखना चाहिए, ओवर किसके ऊपर रखना चाहिए, रिलीजियस इश्यूज, जो धार्मिक इश्यूज हैं, बिहाइंड इट, इसके पीछे, उनके ऊपर, रिलीजियस इशू के ऊपर, बिहाइंड इट, इसके पीछे रखते हुए उनके ऊपर से पॉलिटिकल इश्यूज़ को ऊपर रखना चाहिए, मतलब रिलीजियस जो पॉलिटिकल जो इश्यू चल रहे हैं उन पे ज़्यादा इंडिया को ध्यान देना चाहिए, बल्कि रिलीजियस इश्यूज़ को बिहाइंड, पीछे रखना चाहिए, जो धार्मिक इश्यूज़ हैं उनको पीछे रखना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल, क्योंकि ज़्यादा इंडिया में रिलीजियस अगर दंगे भी होते हैं तो वो भी पॉलिटिकल ही होते हैं, पॉलिटिक्स के कारण वोट बैंक होता है, जब चुनाव वगैरह होते हैं तो आपस में दो धर्मों को लड़ाकर उसका फ़ायदा उठाया जाता है। देखो रियल बात बताऊँ तो होता क्या है, ये नेता जो जितने भी होते हैं, कोई भी पार्टी के ले लो, ये साथ में पार्टी करते हैं सारे के सारे, समझ में आ रही है चीज़, तो कभी वो आ गया, कभी वो जीत गया। दिक्कत क्या होती है, देखो ये तो अपना काम निकाल लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते भी, अच्छे से भी बात करते हैं, इनके कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाना है इनको, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या होती है, अपने जो आम नागरिक है उनकी दिक्कत होती है, लड़ाई दंगे अपने बीच में होते हैं, सर अपने फूटते हैं, ठीक है, चोट अपने को लगती है, दुख अपने को होता है, और तंगी भी अपने को ही झेलनी पड़ती है। इन नेताओं को कुछ नहीं झेलना पड़ता, उनको तो क्या करना, टैक्स वगैरह बढ़ा दिए, कुछ भी कर दिया, उनको तो पैसा मिलेगा और बहुत ज़्यादा पैसा वो खाते ही रहते हैं, मतलब उनका पेट भरता ही नहीं है, ठीक है, किसी वे में देख ले आप, कोरोना के केस में भी उन्होंने खूब के पैसे खाए हैं, आपको ये पता भी होगा, नेता बहुत पैसे खा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें चल रही है। तो जो दिक्कत है रियल में वो आम इंसान जो सिटीजन्स है उनको होती है, तो अपने को अवेयर होना चाहिए, तो इसलिए आप लोगों को जागना चाहिए कि ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ये सांप्रदायिक दंगे वगैरह जो भड़काए जाते हैं नेताओं के द्वारा, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। आपको कोई फ़ायदा हुआ क्या, अपने कोई फ़ायदा हुआ, अपने कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अपनी फैमिली ख़राब हुई, अपनी फैमिली मेम्बर्स में दिक्कत हुई, अपनी जो परिवार टूटे अपने, ठीक है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, दो धर्मों की जब लड़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं, तो नुकसान अपना हुआ, नेताओं का कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग कब जागोगे, मुझे ये समझ में नहीं आता, आप जागोगे कब, जागने का टाइम तो है ना, आप लोगों को ये चीज़ें सेंस तो है ना, इतना ये तो सोचना चाहिए कि वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने को लड़ा देते हैं, नुकसान उनका कुछ नहीं है, नुकसान अपना है, तो अपने को जागना चाहिए, इन चीज़ों को, इन चीज़ों से परे सोचना चाहिए, तब अगर अपने जाग जाएंगे, सब मिलकर चलेंगे तो ही अपने इस देश को बदल सकते हैं, नहीं तो अपने ऊपर तो ऐसे ही राज करेंगे। एक टाइप से डेमोक्रेसी होते हुए भी मोनार्की चलती है, ठीक है, डेमोक्रेसी भी, लोकतंत्र होते हुए भी एक टाइप से क्या होता है, गवर्नमेंट का ही शासन चलता है, जो पार्टी है उसका शासन चलता है। डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होता है, फिर भी अपने को झेलना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट नए नियम निकालेगी अपने को उसी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, बस बोल देते हैं, अपने कुछ कर नहीं पाते, ठीक है, अपने को क्या करना पड़ता है, वही फॉलो करना पड़ता है, कुछ भी चेंजेस कर दें तो अपने को फॉलो करना पड़ता है। जैसे बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ा रखी है, अपने कुछ नहीं कर पा रहे, तो अपने को जगना चाहिए, ये वाली बात है, तभी अपने देश का विकास होगा। एंड लुक फॉरवर्ड, और क्या करना चाहिए, इंडिया के लिए बोला है उसने, गवर्नमेंट के लिए, लुक फॉरवर्ड, आगे देखना चाहिए, टू मॉडर्न, किसकी तरफ, मॉडर्न, एंड अब मॉडर्न देखते हैं, यहाँ पे टू के बाद में एक्शन नहीं था इसलिए मैंने मॉडल नहीं रखा, क्या प्रीपोजिशन, डायरेक्ट ही पता लगे प्रीपोजिशन है, क्योंकि आगे मॉडर्न एंड सिक्योलर गवर्नेंस, शासन की बात हो रही है, एक्शन नहीं है, मॉडर्न आधुनिक और जो आपका धर्मनिरपेक्ष शासन है उसकी तरफ लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। तो इसका रिफ्लेक्शन लुक फॉरवर्ड का देखें तो मस्ट के बाद जाएगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक्स, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ओवर रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर कवर करते बिहाइंड इट, उसे रखना चाहिए। बिल्कुल सही मिल गया, अपनों ने जो पढ़ा था वो क्या किया, गलत पढ़ा था, अपनों ने पढ़ा था, गलत पढ़ा था, अपनों ने ये पढ़ा था कि रिलीजियस जो इश्यूज़ है, अब देखो मैं, अब ये दिक्कत मेरे साथ क्यों हुई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, मैं पहले बिल्कुल भी तैयार नहीं करता एडिटोरियल वगैरह, मैं मतलब वैसे पेपर तैयार करता हूँ लैपटॉप से, अब उस
पीपीटी को तैयार कर लूँगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट है उसमें तैयार कर लूँगा, लेकिन मैं इसको पढ़कर तैयार नहीं करता कि बच्चों को एक्सप्लेन कैसे करना होता है। मैं इसको डायरेक्ट ही पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में आप पढ़ोगे तो आपके डायरेक्ट सामने है, तो मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि गलतियाँ कैसे होती है और उनको फिर ओवरकम कैसे किया जाता है, सही कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई, अपनों ने क्या पढ़ा था कि इंडिया को जो पॉलिटिकल आपके मोबिलाइज संगठन है, जो कटु मतलब तीक्ष्ण, जो कटु गलत वाले जो पॉलिटिकल आपके क्या है, जो आपने बात करें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, उनको रिलीजियस इश्यूज के ऊपर रखना चाहिए। ये बात बोली, रिलीजियस इश्यू को बाद में रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसने बोला है अब यहाँ पे रिलीजियस इश्यू जो बिहाइंड इट है ना, इसको आप अलग करो, फिर पता लगेगा कि जो एक्रोनॉमस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ओवर रिलीजियस इश्यू, धार्मिक मुद्दों पर जो राजनीति है, धार्मिक मुद्दों पे जो राजनीति की जाती है, वो राजनीति को इंडिया को क्या करें, मस्ट पुट बिहाइंड इट, अपने पीछे रखना चाहिए। मतलब बिहाइंड इट का मतलब पीछे रखना चाहिए। इंडिया, इट यूज हुआ इंडिया के लिए, बिहाइंड इट अपने पीछे रखना चाहिए, मतलब उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। क्लियर हुआ आप लोगों के? तो क्या होगा, इंडिया मस्ट पुट पॉलिटिकल इश्यूज बिहाइंड इट, मतलब क्या निकला, इंडिया मस्ट पुट बिहाइंड इट, अपने पीछे रखे किसको, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस को। समझ में आई चीज? तो मीनिंग ये था, अपनों ने गलत पढ़ लिया, अपनों ने पढ़ा कि इंडिया को क्या रखना चाहिए, पॉलिटिकल जो इश्यूज है उनको पहले रखना चाहिए, रिलीजियस इश्यू को बाद में रखना चाहिए। ऐसे पढ़ा था ना, गलत पढ़ा। लेकिन समझ में कैसे आया, जैसे आगे वाला पढ़ा क्या, और देखना चाहिए इंडिया को क्या, सिक्युलर गवर्नेंस बनानी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष बनानी चाहिए। मतलब बात धर्म से रिलेटेड ही चल रही है। मतलब क्या निकला, आपका जो पॉइंट है वो ये है, द से लेकर रिलीजियस इश्यू तक है, ये एक अलग से एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? द एक्रोमोनियस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस ओवर रिलीजियस इश्यूज, जो रिलीजियस इश्यूज पे जो एक्रोमोनियस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस है, उस मोबिलाइजेशंस को इंडिया को बिहाइंड, मस्ट पुट बिहाइंड इट, अपने पीछे रखना चाहिए। मतलब इसको पीछे रख देना चाहिए, उसको बैक छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और एंड, अब मस्ट के बाद में एंड, लुक फॉरवर्ड, आगे देखना चाहिए। किसकी तरफ देखना चाहिए? ऐसे शासन की तरफ जो आधुनिक और कैसा हो, सिक्युलर, धर्म निरपेक्ष हो। क्लियर हुआ आप लोगों के? तो देखो, पहले पढ़ा आप लोगों ने गलत, मैंने भी गलत पढ़ लिया ऐसे एग्जाम में। अब आप बोलते सर एग्जाम में समझ में नहीं आता कि बात क्या बोलना चाहता, ऐसे समझ में नहीं आती। लेकिन ये नहीं होता कि सर मेरे से समझ में नहीं आया, मुझे तो कुछ नहीं आता, चीज़ वो नहीं है। दिक्कत ये है कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद में आपको गलती पता नहीं लगी, आप उस गलती को ओवरकम नहीं कर पाए, उसको खत्म नहीं कर पाए, गड़बड़ यहाँ पे है, सेंस में गड़बड़ है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो माइंड पे होता है कि माइंड कैसे भी पढ़ सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं माइंड में, वो अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ता है, माइंड जैसे पढ़ेगा वैसे पढ़ेगा। और जैसे कंप्लीट सेंटेंस पढ़ोगे तो माइंड को पता लग जाएगा मैंने गलत पढ़ लिया, और जैसे पता लगा माइंड को मैंने गलत पढ़ लिया तो वो अपने आप करेक्शन कर लेगा, जैसे मैंने करेक्शन किया। तो ये फायदा होता है बिना पढ़े, बिना होमवर्क किए, बिना घर पे पेपर तैयार किए पढ़ाने का, जो कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ और क्लासेज में भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। नया पेपर तैयार करता हूँ, जस्ट जैसे ही पेपर तैयार किया क्लास में दे दिया, और अगले दिन आकर उसको मैं, या उसी दिन मैं क्या करता हूँ, सोल्व करवाता हूँ उस क्वेश्चन पेपर को। ये होता है ना अपनी क्लासेज के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं इसी तरीके से चलता हूँ ताकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चलूंगा, तभी तो आप लोगों के मार्क्स आते, तभी तो इंप्रूवमेंट आया इतना। उस इंप्रूवमेंट का रीजन क्या है? देखो, मैं कितना तगड़ा पढ़ा दूं, अगर मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करके पढ़ाता तो आप में इतना इंप्रूवमेंट नहीं आता। अगर जैसे मैं अब एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, तो एज ए स्टूडेंट पढ़ाने का मेरा मकसद ही क्या है, ताकि आप समझ पाओ कि गलतियाँ कैसे होती है और उनको सुधारा कैसे जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो होती है स्टूडेंट की, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो वो पहले से पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, वो नया ही आएगा। इसीलिए मेरा ये तरीका है क्या, ऐसा पढ़ाने का। तो इस चीज़ को नेगेटिव मत ले जाना कि सर अटक गए थे, सर ने मीनिंग गलत पढ़ लिया, तो सर आप खुद ही गलत पढ़ रहे हो, हमें क्या सब सिखा दोगे। तो गलत तो कोई भी पढ़ेगा, सीखना ये है कि गलत पढ़ने पे सही, क्योंकि रियलिटी यही है कि एग्जाम में आपके समझ में नहीं है, गलत पढ़ लिया तो फिर उसको सही कैसे करना है, वही तो चीज़ है। क्योंकि माइंड तो कैसे भी पढ़ सकता है ना स्टार्ट के अंदर। और मैं खुद से एक्सप्लेन करके, खुद से पहले समझ के फिर पढ़ाता, तो यहाँ मैं डायरेक्ट पढ़ाता, आप बोलते सर हाँ समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम में अगर ये आता और एग्जाम में ये गलती आपसे होती, तो इसको आप सही कैसे करते, एग्जाम कैसे फाइट करते। समझ में आ रही है ना चीज़? तो ये चीज़ें होती है कि पढ़ना कैसे होता है, वो चीज़ तो मैं आपको सिखाता हूँ कि चीज़ों को पढ़ना कैसे होता है और गलती होने पे उसको सुधारना कैसे होता है, तभी तो परफेक्ट बनोगे। तो ये अपना मेथड है। अगर आपके माइंड में नेगेटिव आता हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो यही है पढ़ाने का मेथड। समझ में आ रही है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और जो आपका लास्ट पैराग्राफ है, स्टार्ट करते हैं। द कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण है, ऑफ द टेम्पल, किसका, मंदिर का, इज है द लॉजिकल रिजल्ट, तर्क वाला रिजल्ट है, मतलब एक तर्कपूर्ण रिजल्ट है। इसका सब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन, टेम्पल को खा गया, ऑफ किसका रिजल्ट, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट,
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इट शुड मार्क, इसे क्या करना चाहिए, मार्क करना चाहिए, इंगित करना चाहिए, द एंड ऑफ, एंड समाप्ति को, ऑफ एन ओल्डर, एक पुराना, कंपैरिजन में पुराना, बिटर कड़वा, फेज ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फेज था, दौर था उसको, एंड और द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू हार्मोनस फेज, और किसकी शुरुआत, एक नए हार्मोनस मेल जोल वाले शुरुआत की। तो यहाँ पे अपने बात करें तो एंड का रिफ्लेक्शन मार्क के बाद जाएगा क्या, किसे क्या मार्क करना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन है वो तो लॉजिकल रिजल्ट है किसका, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, और इसे क्या करना चाहिए, मार्क करना चाहिए, मतलब संकेत करना देना चाहिए, मतलब इस बात को लेकर आना चाहिए क्या, पुराना जो खराब जो फेज था इंडिया का, खराब जो दौर था उसको तो एंड को, और नए और अच्छे फेज की जो दौर है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस तरीके से इसने बात बोली। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल इजी था एडिटोरियल, कोई दिक्कत नहीं थी, वर्किंग भी अच्छी थी, बहुत बढ़िया। कुछ एक वर्किंग बहुत अच्छी मिली, अभी जो प्रीवियस वाला जो अपने को मिला था वो वर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अभी प्रीवियस जो अपने को वर्किंग मिली थी, अभी लेटेस्ट अपने ने पिछले वाले जो आपका सेंटेंस किया था उसकी जो वर्किंग थी वो बड़ी शानदार वाली थी, जो अपने ने गलत पढ़ लिया था। तो ये आपको पता लगेगा यहाँ से कि गलत, तो सीखने का तरीका यही होता है। अब आपको गलती पकड़ में आएगी, कैसे गलती को सुधारना होता है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी इंग्लिश बहुत तगड़े वाली बन जाएगी अगर इन चीज़ों ऐसे करोगे। तो डायरेक्ट नॉर्मल वे में हिंदी की फॉर्म में चलते रहे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि गलती करके ही सीखोगे। तो जिस तरीके से अपने समझ में जो नहीं आया था, शुरुआत में गलत पढ़ लिया था और जैसे सेंटेंस पूरा पढ़ा सही पढ़ लिया था, ये मेथड अगर आपको आ गया, इस तरीके से आपने अगर गलतियां सुधारनी शुरू कर दी तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो अपना एडिटोरियल की बात होगी। अब थोड़ी सी बात रिलीजन की करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो अब अपने को क्या रहना है, पुरानी बातों को, जितने भी अपने धर्म हैं सारे धर्मों को मिलकर क्या करना है, साथ में रहना है, पुरानी बातों को छोड़ना है। और ये मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोगों की ड्यूटी है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी हो आप, ठीक है, आपकी ड्यूटी होती है आप किसी दूसरे धर्म पे कमेंट नहीं करना। हिंदुओं को मैं बता दूं, हिंदू जो हैं अपने स्टूडेंट्स वगैरह जितने भी लोग हैं, आप मतलब खुद ही नहीं, आपको खुद को ही ये पालन नहीं करना, आपकी ड्यूटी नहीं है। आप अपने जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जानकार दोस्त वगैरह हैं, उन सबको यही चीज़ सिखाओगे कि किसी भी मुस्लिम पे कमेंट नहीं करेंगे कि हमने मंदिर बना दिखाया, दम है तो रोक के दिखा देते, ये बना दिया मंदिर, ऐसा कमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। समझ में आ रही चीज़? और जितने मुस्लिम वगैरह हैं उनको भी ये नहीं करना कि हिंदुओं से ऐसे कि मंदिर बनाया, हम बनाकर देखो, आपने मस्जिद आपने मस्जिद तोड़ी थी, हम भी बदला लेंगे। तो ऐसी सोच आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लानी, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे सॉर्ट आउट हुआ है। भाईचारे, बहुत बड़ा मौका मिला है अपने सबको एक साथ चलने का, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू था। हर बार जब भी बात होती थी इसी इश्यू को लेकर दंगे हो जाते थे हिंदू मुस्लिम के अंदर। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट मिला है अपने को, अपने आपस में भाईचारा पैदा करने का। तो आप लोगों की जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, आप सभी की ये ड्यूटी बनती है कि आप किसी भी दूसरे धर्म पे कमेंट नहीं करोगे, नेगेटिव कमेंट नहीं करोगे इस इशू को लेकर, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर बना है। अपने हिंदुओं की बात करें तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो हमेशा शांति ही चाहते थे, तो वो सभी को बराबर लेकर चलते थे। जब मंदिर ही उनका बना है तो फिर आप ऐसा काम कैसे कर सकते हो, दंगे कैसे भड़का सकते हो, आप गुस्सा कैसे ला सकते हो, आप चीज़ें मतलब दंगे वगैरह कैसे भड़का सकते हो, आप किसी को गाली कैसे दे सकते हो, जब मंदिर ही उस व्यक्ति का बना है जो मर्यादा पुरुषोत्तम था। तो एक बात बताओ, फिर उनका मंदिर बनाने का मतलब, उस भगवान का मंदिर बनाने का मतलब ही क्या निकला, जब आप उन्हीं भगवान के जो दिए गए अपने को वैल्यूज़ हैं, जो मंत्र दिए गए, उन्हीं का आप फॉलो नहीं कर रहे, फिर कोई मीनिंग नहीं निकलता जश्न मनाने का मंदिर का। क्योंकि अगर जिन भगवान का, श्री राम भगवान का मंदिर बना है, तो उनके जश्न बनाने के लिए, उनका जश्न, उस मंदिर का जश्न मनाने के लिए आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ेगा, उन्हीं के जो नियम हैं, उन्हीं के जो दिखाया गया मार्ग है उसी पे चलना पड़ेगा। उनके अपोजिट चलोगे तो मंदिर तो चलो बन गया, लेकिन रियल में आप भगवान श्री राम की क्या कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। ये चीज़ सोच लेना एक बार। अगर आप रियल में मानते हो ना कि हम हिंदू हैं, ये हम भगवान श्री राम को बहुत कुछ मानते हैं, अगर उनको मानते हो तो उनकी तरह भाईचारे की भावना फैलाओ, ठीक है, ये द्वेष वगैरह मत फैलाओ। यही सबसे बड़ा क्या है, अगर अपने बातें करें तो श्रद्धांजलि बोलें या फिर उनके लिए प्रार्थना है, उनके लिए, भगवान के लिए, तभी अगर माने, तभी अगर ये मंदिर है तभी सक्सेसफुल है। अगर ऐसी भावना आती है, अगर इस मंदिर के बनने से नेगेटिव भावना आती है तो इस मंदिर के बनने का कोई प्लस पॉइंट नहीं रहेगा। इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको बेकार मत जाने देना। इसलिए उन्हीं भगवान श्री राम की भावना को ही अपने दिमाग में लेकर चलना है और भाईचारे के साथ, हर धर्म के साथ अपने को चलना है। क्लियर है? ये तो अपना पॉइंट था, ओपिनियन था मेरी तरफ से कि अपनी ये ड्यूटी क्या बनती है।
क्लियर आप लोगों के। और एडिटोरियल आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, अच्छे से वापस से रिवाइज कर लेना वर्किंग वगैरह के लिए, समझ में आ गया। वो बिल्कुल इजी एडिटोरियल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल आप पढ़ा करो, खुद से भी एडिटोरियल पढ़ा करो। देखो कई बार क्या होता है कि मैं लेटेस्ट एडिटोरियल लेता हूँ, अगर आपने मान लीजिए एडिटोरियल खुद से वो पढ़ा हुआ होता है और वही एडिटोरियल अगर अपने एक्सप्लेन करें तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए खुद से भी पढ़ने की कोशिश किया करो। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चंदन का वृक्ष संसार भर में अपनी भीनी सुगंध के लिए जाना जाता है, परंतु यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे विषैले सर्प भी निवास करते हैं। इसी प्रकार बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर ही भीतर आपके लिए अपने मन में शत्रुता का भाव भी रख सकता है। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम, आवश्यकता से अधिक विनम्रता से बात करने वाला अहितकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए चंदन का वृक्ष हो या जीवन में मिलने वाले व्यक्ति, उचित निरीक्षण के पश्चात ही उन्हें अपने जीवन में स्थान दें, सुरक्षित रहेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी।